दोस्तों, लव कुश चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम PYQ के सीरीज में चलते हैं और एग्जाम को सक्सेसफुली पास करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और हम आज 20 क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। दोस्तों, अगर बीच में 20 सही करते हैं तो आप एग्जाम में बैठने लायक हैं, वरना अभी तैयारी अधूरी है। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहे और यकीन मानिए एग्जाम से पहले तक आपकी अधूरी तैयारी को हम पूरी कर देंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए विश्वास के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहेलियों के साथ। पहेली का अर्थ बताना है। इधर को आवे उधर को जावे, हर हर से काट वो खावे, शहर रहे जिस दम वो नारी, खुसरो कहे आवड़े को आरी। दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? दिया, आरी, चौकी या चाकू। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, लीजिए, आरी। हमारे एग्जाम में पहेलियां भी रहती हैं, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा आरी। हर एक क्वेश्चन को हम विश्लेषण के साथ लाए हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आइए, संस्कृत और सौंदर्य की पंक्ति में को क्रम से लगाए। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को निर्मूर्तित करने का प्रयास किया, पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। द्विवेदी जी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कीर्ति लावण्य की परिभाषा में है। परिभाषा भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नहीं सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयात्री आनंदनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं। तो इसका कौन सा क्रम कैसे है दोस्तों, आप लगाइए। कथन सब सही है, पर इसका क्रम गलत है, तो इसको क्रमबद्ध करना है। तो आइए दोस्तों, इसको क्रमबद्ध करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला वही है, उसके बाद हो जाएगा ये। आइए देखते हैं। संस्कृत और सौंदर्य नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध है, जिसमें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को आधार माना है। क्रम उसका क्या है? देखिए, अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार, अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रयास ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये पहला लाइन होगा। दूसरा फिर देखिए, भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता। उसके बाद हो जाएगा द्विवेदी जी सौंदर्य की अतिरिक्त। उसके बाद द्विवेदी जी मनुष्य की समझ। ये आप वहां से याद कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम में आते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें के बारे में असंगत कथन। दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में जो ये लाइनें दिए हुए, इसमें संगत क्या है आपको ढूंढनी है। तो आइए आगे देखते हैं। इस कहानी में लॉर्ड लिटिल का जिक्र हुआ है। यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। लेखिका कहानी में चंद्रदेव से भारत भ्रमण करने घर आने के लिए आग्रह करती है। भारत भ्रमण पर लेखिका चंद्रदेव को अपने साथ नारद जी को लेने के लिए कहती है और कहानी में पीलिया रोग के उपचार और चिकित्सा शास्त्र की बात कही गई है। तो दोस्तों, इसमें से क्या असंगत है आप बताइए। अगर आप चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पढ़े होंगे तो इसमें असंगत ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, आप तुरंत बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मुश्किल है। तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए,
इस कहानी में लॉर्ड लिटिन का नहीं जिक्र हुआ, इस कहानी में लॉर्ड कर्जन का जिक्र हुआ। तो पहला गलत हो गया। और उसके बाद देखिए, यह कहानी पत्रिका शैली में सही है। लेखिका कहानी में चंद्रदेव को भारत भ्रमण सही है, लेकिन फिर यहाँ गलत है। वो नारद जी को अपने साथ लाने के लिए नहीं कहती, बल्कि चित्रगुप्त को। और ये पीलिया रोग नहीं होगा, प्लेग होगा, प्लेग नाम का। देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लॉर्ड कर्जन का जिक्र हुआ है। भारत भ्रमण पर लेखिका चंद्रदेव को अपने साथ धनवंतरी चित्रगुप्त को लाने को कहती है। इस कहानी में प्लेग नामक महामारी का जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहानियों को प्रकाशन वर्ष गलत है, कहानियों का प्रकाशन वर्ष गलत है। अब बताइए इसमें से किसका प्रकाशन वर्ष गलत है। आकाशदीप 1928, अथवा विफदगा 1938, धूप रेखा 1938, वातायन 1931। इसका क्या सही होगा? प्रकाशन वर्ष क्या सही है और कौन सा गलत है? तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अगले पृष्ठ पर। विफतगा 1937 अज्ञे द्वारा रचित कहानी संग्रह है। आकाशदीप 1928 जयशंकर प्रसाद का रचित है। और धूप रेखा ये ईलाचंद जोशी जी का है। और वातायन जनेन्द्र कुमार का है। इसी तरह आप के हर एक क्वेश्चन का व्याख्या मेरे साथ देखते रहिए और अपने नोट में लिखते रहिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहानी और कहानी का असंगत है दोस्तों, इसमें क्या आंसर गलत है? निशाचर भीष्म सहनी का, या सूने आंगन रस बरसे लक्ष्मी नारायण लाल का, या बीच बहस में निर्मल वर्मा बयान रंगे राघव। दोस्तों, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनता और भारी लग रहे हैं वही इस वीडियो को छोड़ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वीडियो छोड़ आगे बढ़ने से सॉल्यूशन नहीं मिलती। साथ में रहिए और क्वेश्चन को देखते जाइए। अगले बार यह क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए और कमेंट में लिखते जाइए। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लग रहा है, इसमें लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि उसके भी उपयोग में आ सके। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आइए यहाँ देखते हैं। बयान 1937 कमलेश्वर का, निशाचर 1983 भीष्म सहनी का, सूने आंगन रस बरसे 1960 लक्ष्मी नारायण लाल का, बीच बहस में 1937 निर्मल वर्मा का। तो ये यहाँ का आंसर हुआ दोस्तों। ये हमें इम्पोर्टेंट लग रही है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। अगले इस पर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। अब बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं? हिमालय का पथिक, दुखिया, त्यागी का प्रेम, या सुनहला। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? आइए देखते हैं। तो त्यागी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी प्रेम प्रसून नामक कहानी संग्रह में संग्रहित। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? त्यागी। गैगरीन कहानी के विषय में गलत तथ्य है। दोस्तों, गैगरीन कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो तथ्य को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। आप बताइए जल्दी से। गैगरीन कहानी अज्ञे द्वारा रचित कहानी है जो विफतगा कहानी संग्रह में संकलित है। मालती के वैवाहिक जीवन के निरासन और घटन को लेकर लिखी गई कहानी है। कथावाचक नरेंद्र मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई था। गैगरीन एक प्रकार का जहरीला पौधा था और महेश्वर टीटी का पिता है, जो पास के अस्पताल में डॉक्टर है।
तो इसका क्या आंसर गलत होगा वो बताइए, कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम हमारे नज़दीक हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, यकीनन आप एग्ज़ाम को पास करने की क्षमता रख पाएंगे, और जो एग्ज़ाम में बैठने लायक भी नहीं हुए वो एग्ज़ाम में बैठने लायक बन सकते हैं दोस्तों। भरोसा अंधेरा का, तो आइए देखते हैं इसका। कथावाचक का नाम कहानी में नहीं बताया गया है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी। कथावाचक नरेंद्र मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई था। दोस्तों इसमें कथावाचक नरेंद्र वहाँ उतना स्पष्ट से नहीं लिखते कि कथावाचक का नाम नरेंद्र है जो मालती के दूर के रिश्तेदार। कथावाचक का नाम नहीं है और सब सही है, ये दूर के रिश्तेदार रहते हैं। ये गैंग्रीन एक प्रकार का जहरीला पौधा था। गैंग्रीन बीमारी हो जाता है जो कांटे को चुभने से, उस कहानी में दिखाया गया है कांटे के चुभने से होती है, और उसमें अगर सही इलाज ना हो तो पैर काटनी पड़ती। महेश्वर व टीटी उनके बेटे का नाम है, महेश्वर और के बेटे का नाम है टीटी, और वो डॉक्टर रहते हैं जो कि गैंग्रीन का देखते हैं। किस आलोचक का कथन है? दोस्तों ये किस आलोचन का कथन है, आइए देखते हैं। द्विवेदी जी की आलोचना संदेर्भिक भी है और व्यवहारिक भी। अपनी आलोचना में उन्होंने शुक्ल जी के बाद की आलोचना को किसी हद तक प्रभावित भी किया है। ये कथन किन आलोचक की है दोस्तों? राम स्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह या डॉक्टर नंद किशोर नवल या नामवर सिंह? दोस्तों यह किन की कथन है? आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति के बारे में डॉक्टर नंद किशोर नवल का कथन है। मतलब समझ गए, नंद किशोर नवल का कथन है। द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति के बारे में अन्य आलोचकों का कथन। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी में पंडित्व और सहृदयता का विलक्षण मिश्रण है। बच्चन सिंह का कथन है, द्विवेदी जी में बोध और पंडित्व का अद्भुत मिश्रण है। नवीन मानवतावाद और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण उनका पंडित्व अचिल्ला और बोध आधुनिक बन जाता है। नामवर सिंह, द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विशाल मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विरोध। तो अब अगले क्वेश्चन की देखिए। कोसी का घटवार कहानी के विषय में असंगत तथ्य है। दोस्तों इसमें असंगत तथ्य क्या है? कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। इस कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में 12 कहानियां संकलित हैं। उमेद सिंह, धर्म सिंह, किसान सिंह इस कहानी के गौण पात्र हैं। 1960 ईस्वी में यह कहानी कल्पना पत्रिका में छपी थी। दोस्तों इसका क्या सही आंसर है? कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। इस कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में 12 कहानियां संकलित हैं। उमेद सिंह, धर्म सिंह, किशन सिंह इस कहानी के गौण पात्र हैं।
1960 ईस्वी में यह कहानी कल्पना पत्रिका में छपी थी। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम व्याख्या के साथ देखते हैं। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है, ये बात है, जो 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ना कि 1960। यह कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 10 कहानियां संकलित हैं। उमेद सिंह, धर्म सिंह, किसान सिंह इस कहानी के गौण पात्र हैं। इस कहानी में भी कोसी का घटवार फ्लैशबैक शैली में ही है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप कहानी में किस पात्र का कथन है? अगर आकाशदीप कहानी आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा आप बताइए। क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप कहानी में किस पात्र का कथन है? चंपा, बुद्धगुप्त, जया या निशनभद्र? मणिभद्र, जया, बुद्धगुप्त, चंपा, यह कहाँ एक लाइन किसकी है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप कहानी में किस पात्र का कथन है? तो इसका क्या आंसर होगा? चंपा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन है बुद्धगुप्त से। चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झूठा सच उपन्यास के बारे में गलत कथन छांटिए। इसमें क्या कथन गलत है उसे छांटना है। झूठा सच उपन्यास अगर पढ़े होंगे तो इसमें कोई मुश्किल की बात ही नहीं, तुरंत आप छांट सकते हैं। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है देश का भविष्य, दूसरा वतन और देश। कनक के पिता का नाम डॉक्टर नाथ है। जयदेव पुरी लाहौर का रहने वाला था, जो बाद में जालंधर में रहने लगा। तारा के विवाह के दिन ही सांप्रदायिक दंगा होता है। पंडित जी कहते हैं बाप दादाओं की कमाई जायदाद पर फुलाना कीचड़ में पड़े घोड़े के तरह मोटा होते जाना है। इसका क्या लाइन सही है? झूठा सच उपन्यास। आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, सही बात है। वतन और देश, देश का भविष्य। वतन और देश पहला भाग है, देश का भविष्य दूसरा भाग। कनक पंडित गिरधारी लाल की पुत्री है। बाकी के विकल्प सही। इसमें क्या गलत है दोस्तों? पता चल गया कि झूठा सच उपन्यास 2 भागों में बटा है, सही है। पहला भाग देश का भविष्य नहीं बल्कि वतन और देश है, दूसरा भाग देश का भविष्य है। और उसके बाद क्या था? कनक के पिता डॉक्टर नाथ नहीं, कनक के पिता कौन थे? कनक के पिता गिरधारी लाल। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम भाग्य उत्थान के 4 खंडों में कौन सा खंड नहीं है? उषा और ईश्वर, ईश्वर और प्रकृति, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। दोस्तों ये 4 खंड हैं शेखर एक जीवनी। इसमें से प्रथम खंड उत्थान के 4 खंडों में कौन सा खंड नहीं है? इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आगे देखते। शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखा गया है। अज्ञेय का उपन्यास है। पहला भाग उत्थान, जिसमें 4 खंड है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
महिला आंचल में टोलीगत मुखिया का नाम असंगत है। महिला आंचल में टोलीगत मुखिया का नाम असंगत है। क्या इसमें सही नाम है? महिला आंचल का पढ़े होंगे तो बताना आसान हो जाएगा। राजपूत टोली का मुखिया कौन है? कृपाल सिंह, या कस्थ टोली का मुखिया हरगौरी सिंह, यादव टोली का मुखिया राम खेलावंश यादव, या कस्थ टोली का मुखिया विश्वनाथ सिंह। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? आइए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास महिला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मैरिंगगंज गांव की कहानी है, जिसमें विभिन्न टोलियों के जाति मुखिया हैं, जातिगत मुखिया है। राजपूत टोली के मुखिया कृपाल सिंह हैं। कास्थल टोली विश्वनाथ सिंह का है। यादव टोली राम खेलवन सैयद। सातवीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, चित्रलेख, या विराट की पद्मिनी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आइए देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा में 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। किसमें है? बाण भट्ट की आत्मकथा में चित्रण किया गया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1946 ईस्वी में रचित उपन्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाए? बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में रचना है। कवि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रही है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्रों के विषय में असंगत है। देवरानी जेठानी कहानी के पात्रों, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्रों के विषय में असंगत है। देवरानी जेठानी के पात्र कौन कौन से हैं और उसमें से कौन गलत हैं? लाला सर्व सुखलाल परिवार का मुखिया, लाला दौलत राम छोटा बेटा, पार्वती बड़ी बेटी, सुखदेही छोटी बेटी। दोस्तों इसमें सारा सही है, यहाँ आके गलत हो जाता है। लाला दौलत राम छोटा बेटा नहीं बल्कि छोटा बेटा होता है। दौलत राम बड़ा बेटा होता है। ये पार्वती बड़ी बेटी है, सुखदेही छोटी बेटी है, और परिवार का मुखिया सब सुखलाल होते हैं, जिनका एक दुकान होता है। पंडित गौरी दत्त का यह कहानी देवरानी जेठानी। आइए आगे के हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, देवरानी जेठानी की कहानी लेखक गौरी दत्त शर्मा। यह स्त्री केंद्रित उपन्यास है। सही बात है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अब पात्र देखते हैं। लाला सर्व सुखलाल परिवार का मुखिया सही। दौलत राम, लाला दौलत राम बड़ा बेटा, छोटा लाला छोटे लाल छोटा बेटा, पार्वती बड़ी बेटी और सुखदेही छोटी बेटी। बड़ी बहू जेठानी और छोटी बहू देवरानी। जेठानी का नाम जानो। कथन ए, कथन की तरफ चलते हैं। कथन से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत से मिलेंगे आपको। दलिता का शाब्दिक अर्थ जिसका दमन किया गया हो। कारण तो दलित विमर्श जाति आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है। क्या सही है दोस्तों? दलित का शाब्दिक अर्थ जिसका दमन किया गया है, तो या आर कथन आर
दलित विमर्श जाति आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है। आइए दोस्तों इसका आंसर दें। दलित का शाब्दिक अर्थ जिसका दमन किया गया। दलित विमर्श जाति आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है, सही है। अतः कथन और कारक दोनों सही, ए और द आर दोनों सही थे। इसमें देखते हैं, आधुनिकतावाद में जहां प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद है, उत्तर आधुनिक में वही पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसके केंद्र में उद्योगीकरण और उत्पादन थे। दोस्तों इसका क्या सही है, कौन से गलत है? तो कौन से आंसर सही होंगे दोस्तों? आइए देखते हैं। कथन कारक दोनों गलत थी। आधुनिकतावाद में जहां पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसके केंद्र में उद्योगीकरण और उत्पादन थे, वही उत्तर आधुनिकतावाद में प्रायोगिक और उपभोक्ता है। तो इसमें दोनों दोस्तों गलत थे। आप यहाँ देख सकते हैं उनके सही आंसर क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लग रही हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों हमारी इसी तरह से प्रयास आपके साथ जारी रहेगी। बेस्ट से बेस्ट हम करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से, और आपके एग्ज़ाम के लिए हम कंटेंट के भरमार लगा देंगे दोस्तों। इसमें आप थोड़ा सा संकोच मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। आगे देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों। किस आलोचक का कथन है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इन भाषाओं के अपने अपने प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में रहने वाले लोग को जाति की संज्ञा दी जाती है। कथन किनका है दोस्तों? ये कथन किनका है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, सही है। इन भाषाओं के अपने अपने प्रदेश हैं, ये भी सही है। इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों को जाति की संज्ञा दी जाती, जो जो प्रदेश में वो जाति का या जो भाषा बोलते हैं भाषा के आधार से जाति बोलते हैं। तो दोस्तों ये किनकी है, आइए देखते हैं। स्टार के साथ हम देखेंगे इस पेज पे। निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड में इसे स्पष्ट करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है। यह किनका है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का लिखा है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इन भाषाओं के अपने अपने प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों को जाति की संज्ञा दी जाती। निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, सिर्फ निराला, इनका हो जाएगा निराला। मनोविश्लेषणवाद के संबंध में असंगत तथ्य है। मनोविश्लेषणवाद में प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है। फ्रायड के मानव मस्तिष्क के दो भाग चेतन और अवचेतन किए हैं। फ्रायड के अनुसार शैविक दामित कामवृत्ति जो कि शिशु के जन्म से ही कार्यशील रहती है। फ्रायड के व्यक्तित्व के दो प्रकार का उल्लेख किया है, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। फ्रायड ने अहम को अधिक महत्व दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा लाइन असंगत है, आइए देखते हैं। मनोविश्लेषणवाद में प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है, सही है। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क के तीन भाग चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन किए हैं। फ्रायड के शिष्य एडल्फ ने अहम को अधिक महत्व दिया। तो फ्रायड के शिष्य एडल्फ ने महत्व दिया है इसको, अहम को, और इसके तीन भाग हैं। मानव मस्तिष्क के तीन भाग हैं, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन।
तो चलिए ये हम देख लिए, अब आगे की तरफ। ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। कारण दूसरा, साथ ही 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना। तो कौन से बात गलत और कौन से कथन सही है दोस्तों? इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लेकर 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला, सही है। परंतु सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी, न कि ज्योतिबा फूले ने। तो ये सही और गलत। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों, जय हिंद।